प्रश्न बैंक विषय विज्ञान कक्षा 10वीं वर्ष 2025-26 त्रैमासिक परीक्षा के लिए ही केवल ये प्रश्न बैंक अपलोड की गई है। अन्य परीक्षाओं के लिए आगे का सिलेबस और ऐड करके प्रश्न बैंक आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये केवल त्रैमासिक परीक्षा के लिए है। मैंने आप लोगों को बताइए क्या क्या पढ़ा दिया है। देखिए, इसमें मैंने आपको अध्याय 1 में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में इसमें 2 नंबर के 3 नंबर का और 4 नंबर का क्वेश्चन करा दिया है और 4 ऑब्जेक्टिव भी करा दिए। कंप्लीट हो गया चैप्टर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का एक वीडियो बनाया मैंने, उसके बाद में एक और वीडियो मैंने डाला था जिसमें मैंने 2 नंबर के 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन बताए थे। जिसने देख लिया उसका पहला अध्याय कंप्लीट हो गया। 15 नंबर आपके कोई नहीं काट सकता। अध्याय नंबर 5 मैंने आपको ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, 2 और खालिस्तान करवाए हैं और 3 क्वेश्चन मैंने आपको इस पार्ट के भी करवा दिए हैं और एक 4 नंबर का भी करवा दिया। 3 का इसमें से आ नहीं रहा है। टोटल 15 नंबर का ये भी कंप्लीट करवा दिया। 30 नंबर यहाँ पर आपके पक्के हो जाते हैं। उसके बाद में अध्याय नंबर 6 नियंत्रण एवं समन्वय, ये पार्ट मैं अभी आपको करवाऊँगा। 30 नंबर आपके कंप्लीट हो गए थे। अब बात करेंगे हम 45 नंबर की। 45 नंबर देखिए 15, 15, 15 जो कि इस वीडियो में आपके काम आएगा। चलिए अध्याय नंबर हम 6 से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, जिसमें ऑब्जेक्टिव तो मैंने करा दिए हैं सभी के, बस आपका बचे थे 2 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका अध्याय स्टार्ट होगा। ये रहा आपका अध्याय नंबर 6। ऑब्जेक्टिव खालिस्तान वगैरह हमने कर लिए थे। क्वेश्चन देखेंगे हम। इस पार्ट से 4 अंक का एक प्रश्न आएगा, तो सबसे पहले हम इसको ही देखेंगे और 4 नंबर में जो क्वेश्चन है वो आप देखेंगे। मनुष्य में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर कौन सा तंत्र बनाते हैं? सुनने, देखने और सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है? और यहाँ पर मनुष्य में वमन तथा रक्तदाब का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो ये सभी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन बताऊंगा अभी मैं, जिनमें से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा इन 6 में से। ठीक है, अच्छे से इसको लगा लीजिएगा, समय है अभी आपके पास और अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिएगा, आप थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। यहाँ से 4 अंक के एक शब्द में उत्तर आएंगे। ये क्वेश्चन जो है एक शब्द वाले हैं, ये तो मैंने आपको करवा दिए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट है आपका ये चैप्टर, जिसमें 2 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब टोटल यहाँ से आपके 6 नंबर कंप्लीट होते हैं। चलिए, यहाँ पर 6 नंबर आपके कंप्लीट होते हैं और आगे अगर इस अध्याय से आएंगे तो बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन जो जानने वाले हैं वो जानने वाले हार्मोन्स किसे कहते हैं, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, मस्तिष्क को स्पष्ट कीजिए और सुषुम्ना या मेरुरज्जु को स्पष्ट कीजिए। सुषुम्ना के 2 प्रमुख कार्य लिखिए और प्रत्यावर्ती क्रिया किसे कहते हैं, ये आपको लिखना है। ये 6 प्रश्न के आंसर आप देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन आपका, हार्मोन्स किसे कहते हैं। हार्मोन्स ऐसे रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो शरीर में विभिन्न कार्यों का समन्वय करते हैं। ये रक्त के माध्यम से विभिन्न अंगों, त्वचा, मांसपेशियों और अन्य ऊतकों तक संदेश पहुंचाते हैं, जो शरीर को यह बताते हैं कि क्या करना है और कब करना है। ये जीवन और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पहला कंप्लीट होता है। दूसरा, तंत्रिका किसे कहते हैं। तंत्रिका तंत्र जीवों में एक जटिल नेटवर्क है जो शरीर के विभिन्न भागों के बीच संकेतों को प्रसारित करता है। ये संवेदी जानकारी प्राप्त करता है, संसाधित करता है और शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा, मस्तिष्क को स्पष्ट करना है। तो मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है जो खोपड़ी के अंदर स्थित होता है। यह शरीर की सभी गतिविधियों, विचारों, भावनाओं, याददाश्त और सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह संवेदी जानकारी का विश्लेषण करता है और शारीरिक प्रतिक्रियाओं को निर्देशित करता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका ये पहला आएगा। तीसरे के बाद कौन सा आएगा? पहला में सुषुम्ना या मेरुरज्जु को स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा इसका आंसर। देखिए, सुषुम्ना या मेरुरज्जु एक ही बात है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक बेलनाकार बंडल है जो मस्तिष्क के निचले हिस्से से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी के अंदर से
गुजरता है। ये मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच तंत्रिका आवेगों को प्रसारित करने का मुख्य मार्ग है और ये प्रतिवर्ती क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर देखेंगे। ये रहा सुषुम्ना के दो प्रमुख कार्य। तो यहाँ पर दो कार्य हो गए इसके, उसमें देखेंगे मस्तिष्क और शरीर के बीच संचार, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। इसमें आप ये डिटेल भी डाल सकते हैं। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन था प्रत्यावर्ती क्रिया किसे कहते हैं, और इसका जो आंसर है वो ये है। प्रत्यावर्ती क्रिया एक अनैच्छिक, तीव्र और स्वचालित प्रतिक्रिया है जो किसी उत्तेजना के जवाब में होती है, जिसमें मस्तिष्क की सचेत भागीदारी की आवश्यकता नहीं होती। ये क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है और शरीर को संभावित खतरों से तुरंत बचाने में मदद करती है। हमने इन 6 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। अभी हमने इन 6 प्रश्नों के आंसर हमने देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। बाकी इसमें करने की आवश्यकता नहीं है, जो बता दिया उसमें से कर लेना। अब यहाँ पर 3 अंक का क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। ये चित्र आपको बनाना है। चित्र देखिए यहाँ पर, अभी चित्र का नहीं बता पाऊँगा क्योंकि तंत्रिका कोशिका का चित्र आपको बनाना है, और प्रत्यावर्ती चाप का नामांकित चित्र, और मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र। 3 चित्र अच्छे से याद कर लेना, ये आपको बनाने रहेंगे। उसके बाद में आपका ये रहा मस्तिष्क, यहाँ पर चित्र दे दिया है। इस चित्र के माध्यम से आप इस प्रश्न के आंसर को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में आपका अध्याय नंबर अगला रहेगा, परावर्तन एवं अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। ऑब्जेक्टिव हमने हल कर लिए थे और सत्यापत्ति भी देख लिए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक आपका जो आएगा, सबसे पहले हम देखेंगे, जोड़ी हमारी हो गई थी। 2 अंक का एक प्रश्न आएगा जिसमें मैं आपको बता देता हूँ। गोली दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। रेखीय आवर्तन किसे कहते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए, और एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन पहले हम हल करते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन, गोली दर्पण एवं उसके प्रकार। तो गोली दर्पण ऐसा दर्पण होते हैं जिनका परावर्तन तल गोली होता है। इसके प्रकार जो पूछा है उसमें एक प्रकार बताओ। तो देखिए, अवतल जिसे हम गोली दर्पण कहते हैं, उत्तल जिसे हम उन्नतोदर गोली दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसने 2 ही पूछा था, 2 हमने बता दिए। अगला क्वेश्चन है आपका रेखीय आवर्धन। तो उसका आंसर ये रहा आपका रेखीय आवर्धन। तो देखिए, किसी आवर्धन एम किसी गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई h और बिंब वस्तु की ऊंचाई h के अनुपात को कहते हैं। इसे सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे m बराबर h/h बराबर -vu। यहाँ प्रतिबिंब की दूरी है और u वस्तु की दूरी है। आगे देखते हैं तीसरा वाला, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वो बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। गोली दर्पण की फोकस दूरी, गोली दर्पण की फोकस दूरी, तो यहाँ पर आपका आंसर वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो a बराबर r/2 स्टेप यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरा, यही आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर a बराबर 20/2 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और आप बढ़ा लेंगे कि फोकस की दूरी की गणना a बराबर 10 है, अतः गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी 10 होगी। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन, इसमें अगले क्वेश्चनों को भी देख लीजिए। 4 क्वेश्चन ये हैं आपके, इनके आंसर भी देख लीजिए। प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए और अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए, और प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, और एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता कितनी होगी। इन 4 प्रश्नों का आंसर देखेंगे हम। ये रहा पहला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और यहाँ पर किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात 1 स्थिरांक होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये थोड़ा सा लिखना है इसके बारे में, बस इतना ही। अगला क्वेश्चन है दूसरा,
कि अवतल दर्पण के दो अनुप्रयोग, तो टार्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो ये नियम लिख दिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम। आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। और ये दूसरा वाला, ये चौथा वाला रहेगा उत्तल लेंस की क्षमता। फोकस दूरी को मीटर में बदलना, लेंस की क्षमता की गणना के लिए फोकस दूरी को मीटर में होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप पूरा, ठीक है, इतना आपको लिख देना है, इसका आंसर हो जाएगा बस। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको इतना ही करना है। उसके बाद में 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर के कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं? समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब की 3 विशेषताएं लिखिए। और गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी के प्रमुख 3 बिंदु लिखिए। और अवतल एवं उत्तल दर्पण में विभेद किस प्रकार किया जा सकता है? 3 भेद लिखिए। चलिए ये 3 प्रश्नों को पहले हम देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन ये है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्न है। आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। समान आकार। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। 3 बोला ना उसने। समान दूरी। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी गई हो। ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी के प्रमुख 3 बिंदु निम्न है। जैसे प्रकाश की दिशा, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती है और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में पाई जाती है दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। आगे देखते हैं, 2 पॉइंट और इसमें जो नोट करेंगे। मुख्य अक्ष के ऊपर नीचे और ध्रुव को मूल बिंदु मानना, ठीक है, इन पॉइंटों को भी आप नोट इसी में करेंगे। उसके बाद में इसका तीसरा क्वेश्चन है आपका, अवतल एवं उत्तल दर्पण में विभेद। तो इसका आंसर देख लीजिए, आपका रहेगा अवतल और उत्तल दर्पण में 3 प्रमुख विभेद निम्न है। जैसे परावर्तक सतह, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होती है, जबकि उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होती है। उसके बाद में प्रतिबिंब का प्रकार। तो अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश किरणों का व्यवहार। अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करता है, जबकि उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को अपसरित करता है। ये 3 हो जाते हैं आपके। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। उसके बाद में यहाँ पर हम 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें से 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें हम 2 ही देखेंगे, पहला दूसरा। अगला लगा मुझे तो बता दूंगा। फिर पहला दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ध्रुव और वक्रता केंद्र को परिभाषित करना है। शब्दावलियों को क्या करना है? परिभाषित। और किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकृति का बनेगा यदि वस्तु अनंत पर रखी हो या वस्तु पी और तथा बी एफ के बीच रखी हो। तो दोनों के आंसर देखिए। पहले शब्दावलियों को परिभाषित करना था, कौन कौन सी? ध्रुव, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और यहाँ पर वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र जिस खोखले गोले का दर्पण एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता कहते हैं। आगे देखिएगा, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रकृति, वस्तु अनंत पर रखी हो। तो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा बनता है, जो फोकस ए पर स्थित होता है। उसके बाद में एक और दिया था उन्होंने, पी तथा एफ वाला, तो इसको भी देखेंगे। इसमें भी आप देख लेंगे इसमें क्या लिखना है। जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव पी तथा फोकस ए के बीच रखी होती है तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, जो दर्पण के पीछे बनता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से आएगा आपका। उसके बाद में आपका पर्यावरण, हमारा पर्यावरण आ जाता है।
लास्ट यूनिट आ जाती है आपकी, जिससे आपका जोड़ी है सब कुछ हमने कर लिया है। 2 अंक के एक शब्द में उत्तर कर लिए थे हमने। अब यहाँ से 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। 2-2 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। तो यहाँ पर इन क्वेश्चन के आंसर भी हम देखेंगे। साथ में इस चैप्टर से और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बस 2-2 नंबर के 3 आ रहे हैं। तो इस चैप्टर से हम जो क्वेश्चन कर लेंगे वो टोटल कितने कर लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, क्योंकि ज़्यादा आ रहा है ना क्वेश्चन, 3 आ रहा है, तो इसको पूरा इतना कंप्लीट करेंगे। 6 क्वेश्चन इस पार्ट से हम कर लेंगे। जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जो पहला क्वेश्चन था ये रहा, जीवाश्म ईंधन का जलना, साफ साफ लिखा है, और वनों की कटाई, और आगे आप देखेंगे बस 2 ही कारण आपको लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का तो इसमें आएगा ही सही। उसके बाद में पोषी स्तर से सदस्यों को हटाने का प्रभाव, तो ये आपका आंसर इसमें इतना हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना अच्छे से। क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होता है? हाँ, तो ये आंसर लिखा है पूरा, आप देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा भले ही ना लिखें आप, क्योंकि 2 नंबर का रहेगा। ग्रीन हाउस गैस से संबंधित ये क्वेश्चन रहेगा तीसरा, तो ये ग्रीन हाउस गैस से संबंधित पूरा विस्तार से यहाँ पर लिखा हुआ है। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, पर पढ़ लेना, एक बार लिख भी सकते हैं आप। तीसरे क्वेश्चन के बाद जो पहला वापस आ जाता है आपका अथवा में, पारितंत्र में अपघटकों की भूमिका। तो पारितंत्र में अपघटकों की जो भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पोषक तत्वों का क्या करना, पुनर्चक्रण, उसके बाद सफाई, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, पारितंत्र में घटकों के प्रकार। तो पारितंत्र में घटकों के 2 प्रकार होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। दोनों के आंसर यहाँ पर देख लेंगे आप। ये क्वेश्चन तीसरा है, जीवाणु एवं कवक अपघटक क्यों कहलाते हैं? तो जीवाणु और कवक को अपघटक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मृत पौधों, जानवरों के अवशेषों तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं। वे इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को तरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में वापस मिल जाता है। पर्यावरण के लिए अपघटकों का महत्व, तो ये यहाँ पर आप देख लेंगे, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार पूरा पेपर का आपका हल हो जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आने के थे वो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट के रूप में आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया है। पेपर पूरा विज्ञान का बनने वाला है आपका, क्योंकि हमने पूरा प्रश्न बैंक यहाँ पर पढ़ डाला है। 100% सॉल्यूशन प्रश्न बैंक का हमारा हो जाता है। तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है। जिन बच्चों ने हमारे उन वीडियोस को नहीं देखा है, ऑब्जेक्टिव वाले या प्रश्नोत्तर वाले, तो यहाँ पर ये जो वीडियो आ रहे हैं इन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।